सभी को नमस्कार। ऑनलाइन ट्यूशन के क्लास 5th पर आपका स्वागत है। और पहले के 4 क्लासेस आपको देखनी है तो जाकर प्लेलिस्ट अवश्य विजिट करें। और आज का विषय है शिक्षण सहायक सामग्री। और वीडियो को पूरा अवश्य देखें क्योंकि संक्षेप में हर एक तथ्य का वर्णन किया गया है। तो सबसे पहले शिक्षण सहायक सामग्री वेरी वेरी इम्पोर्टेंट ये एक विषय है। और इसमें तकनीकी के आधार पर सबसे पहले सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जिसको हम अ, छू नहीं सकते, देख सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते, उसको सॉफ्टवेयर कहते हैं। इसमें क्या 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 आते हैं? चित्र, ग्राफ, चार्ट, पुस्तक, मानचित्र इत्यादि आते हैं जो कंप्यूटर के अंदर होते हैं। और हार्डवेयर जिन जिन वस्तुओं को हम छू सकते हैं जैसे रेडियो, टेलीविज़न, रिकॉर्ड प्लेयर, एडियोस्कोप, प्रोजेक्टर इत्यादि। अब जो है चित्र आपको समझ आ ही गया, कोई फ़ोटो। ग्राफ जो इस तरह से ग्राफ आता है, ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है, तो इस तरह से जो समझाया जाता है तो उसको ग्राफ कहते हैं। चार्ट भी ऐसे ही होता है कि जिसको हम वो नोट कहते हैं। पुस्तक सबको पता है। मानचित्र मैप सबको आता है। रेडियो सबको पता है, टेलीविज़न भी सबको पता है। रिकॉर्ड प्लेयर मतलब है कि जो रे रिकॉर्डिंग करते हैं ऐसा कोई वस्तु या यंत्र। फिर है एपिडियोस्कोप। एपिडियोस्कोप क्या होता है? तो ये एक परिचित्रदर्शी होता है ना? इसका काम क्या है कि पुस्तकें हो, पत्रिकाएँ, तस्वीर, चार्ट इनको क्या इस किसी एक बड़े स्क्रीन पर इसको बड़ा करके दिखाते हैं। तो यही इसका एपिडियोस्कोप का काम है। तो ये एक मतलब ज़्यादा चर्चा में ये शब्द नहीं आता है, तो ये शब्द इम्पोर्टेंट हो जाता है वेरी वेरी, है ना? आपको बस याद रखना है इस ये एक यंत्र है और इस यंत्र का काम है कि छोटे-छोटे जो पत्रिकाएँ हैं, चित्र है, तस्वीर है, उनको बड़ी स्क्रीन पर दिखाना बड़ा करके, है ना? प्रोजेक्टर का काम सबको पता ही है। फिर उसके बाद आते हैं कि शिक्षण सहायक सामग्री के प्रकार। तो सबसे पहले है कि श्रव्य साधन, फिर दृश्य साधन और श्रव्य दृश्य साधन। तो श्रव्य मतलब जो मतलब ऐसे साधन जिनको केवल हम सुन सकते हैं, देख नहीं सकते। और दृश्य मतलब है जिनको केवल देख सकते हैं, है ना? सुन नहीं सकते। और दृश्य श्रव्य साधन मतलब है कि ऐसे साधन जिनको हम देख भी सकते हैं और देखने के साथ-साथ सुन भी सकते हैं। तो श्रव्य के अंतर्गत आता है रेडियो, फिर दूसरा आता है टेप रिकॉर्डर और तीसरा आता है ग्रामोफ़ोन। ग्रामोफ़ोन एक फ़ोन का ही मतलब प्रारंभिक रूप है। जब फ़ोन शुरू में प्रचलन में आया था तो ग्रामाफ़ोन ही आया था और इसमें केवल हम सुन सकते हैं। दृश्य साधन के अंतर्गत क्या आता है? चार्ट, मानचित्र जो मैप कहते हैं, प्रतिमान मतलब मॉडल। तो इस तरह से फ़िल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर जिससे फ़िल्में चलाई जाती है जिस प्रोजेक्टर पे। ग्राफ़्स, चित्र या रेखाचित्र। पत्र-पत्रिका को हम देख सकते हैं। फिर फ्लैश कार्ड, है ना? फ्लैश कार्ड एक ऐसा कार्ड होता है, उसके अंदर चित्र, पुस्तक वगैरह सब छिपा होता है और उसको जैसे ही किसी उसमें डाला जाता है उसके मशीन में, तो पूरा उसके अंदर जो भी मेमोरी होती है, तो सारा वो दिखाता है। फिर है दृश्य श्रव्य साधन, चलचित्र या सिनेमा, समाचार पत्र जो हम ऑनलाइन सुनते हैं, फिर टेलीविज़न, श्याम पट्ट की उसमें लिख भी सकते हैं और साथ-साथ हम उसका वर्णन भी करते हैं। तो इसका मतलब वो दृश्य भी हुआ, श्रव्य भी हुआ। फिर वास्तविक कोई पदार्थ है उसके बारे में बताना, फिर संवाद सामग्री, कोई एक सामग्री है जो खुद से बोलता हो तो वो देखा भी जाता है और सुना भी जाता है, इसीलिए दृश्य श्रव्य साधन के अंतर्गत वो आ जाता है। अब आगे चलते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट बातें होगी तो मैं उसको भी बताता जाऊँगा, तो आप वीडियो पे ज़रूर से बनी रहिएगा। और हाँ, किसी चीज़ का यदि आपको मतलब किसी चीज़ के बारे में यदि आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो अवश्य आप कमेंट करके मुझे बताएँ। फिर है कि चित्रण या माइंड मैपिंग, ये क्या होता है? ये जो है 1960 में टोनी बुचान द्वारा विकसित किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें
क्या होता है कि किसी कार्य विशेष, केंद्रीय अवधारणा या विचार विषय से संबंधित मुख्य बिंदुओं और तर्कों को एक रेखाचित्र द्वारा दर्शाता है। ठीक है ना? एक रेखाचित्र के द्वारा मतलब जो भी विषय है, उस विषय को रेखाचित्र या तालिका या कुछ मतलब फ़ोटो, पिक्चर आदि के द्वारा दिखाता है। जैसे आपको मैं बताता हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ पे वर्णन सफलता को करना है, तो यहाँ पे बीच में सफलता लिख दिए और साइड-साइड में गुणवत्ता, निष्कपटकता, सहयोग भावना, औचित्य लिख दिए और नीचे फिर 3-4 आदमी का फ़ोटो दे दिए। तो इस तरह से जो हम किसी चीज़ को समझाते हैं, इस तरह से डायग्राम के थ्रू, फ़ोटो, चित्र आदि के थ्रू, तो इसी को बोलते हैं माइंड मैपिंग या मन मानचित्रण, है ना? तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं। आगे दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री के लाभ वगैरह ये सब है। अब जो एक शब्द आता है मल्टीमीडिया, इसको भी समझना चाहिए कि मल्टीमीडिया के अंतर्गत कौन-कौन से आ जाते हैं। तो इसके अंतर्गत जो है मीडिया आ जाता है, ऑडियो आ जाएगा, विषय, छवि मतलब पिक्चर, चित्रात्मक, वीडियो, फ़िल्म, ये सारे के सारे जो है ना मल्टीमीडिया के अंतर्गत आ जाते हैं। मल्टीमीडिया मतलब ही हुआ दृश्य श्रव्य सहायक सामग्री, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। फिर आगे चलते हैं। हाँ, आगे जो है एक इम्पोर्टेंट बात है कि गतिविधि सहायक सामग्री। देखो ये सब तो शिक्षण सहायक सामग्री हम पढ़ लिए, जो श्रव्य साधन, दृश्य श्रव्य साधन ये हम पढ़ लिए। लेकिन गतिविधि सहायक मतलब एक्टिविटी एड से ये ऐसे भी सामग्री होते हैं जिससे शिक्षण बढ़ता है या कुछ नया-नया सीखा जाता है। जैसे फील्ड ट्रिप, क्षेत्र भ्रमण, नई-नई जगह पर जाकर के भी हम सीख सकते हैं या बहुत बहुत जगह स्कूलों स्कूलों में ऐसा जो है फील्ड ट्रिप करते भी हैं। फिर एक्सपेरिमेंट प्रयोग के थ्रू भी हम विषयों नए-नए विषय सीख सकते हैं। फिर नाटक करके भी सभी को संदेश दिया जाता है या कुछ सिखाया जाता है। फिर टीचिंग मशीन, कुछ-कुछ मशीनों का प्रयोग करके भी हम सीखते रहते हैं। उसके बाद एक शब्द आता है स्मृति विज्ञान। ठीक है ना? तो इसका क्या है कि 1967 में गेराल्ट और मिलर इनके द्वारा एक अध्ययन में पाया गया, क्या पाया गया कि मनेमोनिक्स स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। मोनेमोनिक्स मतलब हुआ स्मृति विज्ञान। ये क्या करता है? स्मरण शक्ति को बढ़ाता है। आप समझिए कि स्मृति विज्ञान या मोनेमोनिक्स है क्या चीज़? तो जो भी हम नोट बनाते हैं, नोट में क्या करते हैं कुछ जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट शब्द है वही केवल हम लिखते हैं, पूरा-पूरा नहीं लिखते हैं। तो उसी नोट को जब पेपर से पहले-पहले हम देख कर के पूरा समझ आ जाता है कि अच्छा इसमें ये है, ये है, ये है। मतलब पूरी बातों को समझने के लिए 2-3 वर्ड शब्द ही हमारे लिए काफ़ी होता है नोट में। तो उसी नोट को ही मतलब टीचिंग एप्टीट्यूड में स्मृति विज्ञान बोला गया है या इंग्लिश में मनेमोनिक्स कहा गया है। ठीक है ना? फिर इस प्रकार से आगे चलते हैं और आगे ये बोला गया कि इन जितने भी हम सहायक सामग्री का प्रयोग करते हैं, तो इनके द्वारा शिक्षार्थियों का निम्नलिखित कारकों पर ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। मतलब इनके द्वारा हम शिक्षार्थियों के कौन-कौन से कारकों पर ध्यान करते हैं, वो शिक्षण के स्वभाव पर ध्यान करते हैं शिक्षार्थियों के, फिर शिक्षार्थियों की संख्या पर, शिक्षण उद्देश्यों पर भी हम ध्यान रखते हैं, फिर विषय वस्तु का स्वभाव पर ध्यान रखते हैं, सामग्री की उपलब्धता, अपेक्षित मूल्य इत्यादि पर हम ध्यान रखते हैं। और उसके बाद एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, वो है कि डेल का अनुभव त्रिकोण, है ना? डेल कोन ऑफ एक्सपीरियंस, है ना? इसको कहते हैं। ये 1960 के दशक के दौरान प्रतिपादित किया गया था डेल के द्वारा। तो इसमें इसमें जो इम्पोर्टेंट बात है वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये जाता हूँ यहाँ पे। ये डेल का अनुभव त्रिकोण है। आप पूरे स्क्रीन पर देख सकते हैं और इसमें आप देखिए सबसे पहले क्या है कि ये एक पूरा है। ये फर्स्ट स्टेप है मतलब सबसे निचला निचला धाप जो है प्रथम धाप जो है डेल के हिसाब से ये है। इसमें क्या होता है हम शब्दों को केवल हूबहू पढ़ते हैं और व्याख्यान सुनते हैं। शब्द को पढ़ लिया और व्याख्यान सुन लिया।
इसमें जो भी पढ़ते हैं उसका 10%, शब्दों को पढ़ के हम 10% ग्रहण करते हैं और जो सुनते हैं उसका 20% हम ग्रहण करते हैं। ठीक है। उसके बाद आता है सेकंड स्टेप या द्वितीय धाप। उसमें क्या है, स्थिर चित्र देखते हैं, हम चित्र भी देखते हैं, गतिशील चित्र भी देखते हैं, प्रदर्शित वस्तु भी दिखाया जाता है, प्रदर्शन विधि भी इसके अंतर्गत आता है। इसके अंदर जो भी हम प्रदर्शन देखते हैं पीपीटी आदि के द्वारा, इसका 30% हम ग्रहण करते हैं और नहीं, जो चित्र देखते हैं उसका 30% हम ग्रहण करते हैं और जो प्रदर्शित वस्तु होता है, जो सामने से कोई वस्तु दिखा करके शिक्षक समझाता है, तो उसका हम 50% ग्रहण कर लेते हैं, है ना? तो उसके बाद जो तीसरा स्टेप है, उसमें क्या होता है, उसमें सीधा-सीधा हम कार्यशाला में भाग लेते हैं, ठीक है ना? पात्र का अभिनय करते हैं, रोल प्ले ही करते हैं और स्वयं से सतत अनुकरण करते हैं, उसको देख-देख के सीखते हैं। फिर प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव को लेते हैं। तो जब हम पात्र अभिनय और कार्यशाला में भाग करते हैं, सहभाग करते हैं, तो उसका हम 70% सीख जाते हैं। किसी भी विषय पे हमने भाग लिया, तो उस विषय का 70% जानकारी हमको हो जाता है, रोल प्ले ही करके और उस वर्कशॉप में पार्टिसिपेट करने के बाद। लेकिन यदि हम सतत अनुकरण करते हैं या प्रत्यक्ष उद्देश्यपूर्ण वास्तविक अनुभव को लेते हैं, वास्तविक उस चीज़ को अपने एक्सपीरियंस के थ्रू उस चीज़ को जानते हैं, तो हमको उस विषय का 90% चीज़ जो है, 90% चीज़ों का ज्ञान मतलब तुरंत हो जाता है या ज्ञान होने की संभावना होती है। तो ऐसा किसका मानना है? ऐसा डेल का मतलब मनोवैज्ञानिक डेल का मानना है और डेल्स कोन ऑफ एक्सपीरियंस कहते हैं इसको और ये भी एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विषय है। तो आज की कक्षा यहीं तक है। यहाँ तक जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। थैंक यू।